बिंदु मन ही मन सोचती है, पहले तो मैं खुद तुझे युग की कोठी तक छोड़ने वाली थी, पर तूने मेरी कॉफी की बेइज्जती करी है तो उसका हिसाब तो तुझे चुकाना ही होगा। जब बिंदु कुछ जवाब नहीं देती है तो शालिनी उससे फिर पूछती है, तुम क्या सोचने लग गई? तुम्हें युग का एड्रेस नहीं पता है क्या? बिंदु अपना दिमाग चलाते हुए उसे लंबा रास्ता बताते हुए जवाब देती है, पता है ना, तुम यहाँ से सीधे जाओगी करीब 5 किलोमीटर, तो उसके बाद राइट में मुड़ जाना और वहीं पर कालाझाड़ी जंगल पड़ेगा। उसे पार करने के बाद जो आलीशान कोठी दिखेगी वही ग्रेवयार्ड कोठी है, वहीं पर रहता है युग। शालिनी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? जंगल पार करना पड़ेगा? अब ये युग से मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? वैसे क्या नाम बताया तुमने, कौन सी कोठी? बिंदु कहती है, ग्रेवयार्ड कोठी। शालिनी बिचकते हुए कहती है, ये कैसा नाम हुआ ग्रेवयार्ड कोठी? ऐसा कौन नाम रखता है कोठी का? बिंदु चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। शालिनी कॉफी को वहीं पर फेंक देती है और 20 रुपए का नोट बिंदु को देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे कॉफी के पैसे। बिंदु पैसे लेते हुए कहती है, मैं अभी 10 रुपए चेंज ला कर देती हूँ। शालिनी बिंदु को मना करते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, शालिनी की तरफ से तुम इसे टिप समझ कर रख लेना। बिंदु मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इस अकड़ू का नाम शालिनी है। ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, कायर ने बताया था कि युग अपने कॉलेज में शालिनी नाम की लड़की से प्यार करता था। कहीं ये वही शालिनी तो नहीं? अगर है तो अच्छा ही हुआ कि युग और इसका ब्रेकअप हो गया, वरना ये तो मासूम युग की जिंदगी बर्बाद कर देती। नखरे तो देखो इसके। पर ये इतने सालों बाद यहाँ पर क्या कर रही है और इसे युग से क्या काम पड़ गया? बिंदु के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि शालिनी आखिर युग से मिलने क्यों आई थी। उससे रहा नहीं जाता और वो शालिनी से पूछ बैठती है, वैसे तुम्हें युग से क्या काम है? शालिनी बिंदु को फिर घूरती है और बिना उसके सवाल का जवाब दिए अपना बैग लेकर वहां से जाने लग जाती है। बिंदु अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। बिंदु ने कायर और युग को सब कुछ बता दिया था, जो भी उसके और शालिनी के बीच हुआ था। सारी बात सुनने के बाद युग बिंदु से पूछता है, तो तुम्हें शालिनी ने नहीं बताया कि वो मुझसे मिलने क्यों आई थी? बिंदु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग, अभी मैंने बताया ना, शालिनी से मैंने ये सवाल पूछा था, पर वो बिना जवाब दिए वहां से चली गई थी। वैसे तुम अब ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सीधे शालिनी से जाकर खुद पूछ लो ना, वो तुम्हें खुद बता देगी कि वो यहाँ पर क्यों आई है। कायर मायूसी के साथ कहता है, वो अब कुछ बताने की हालत में नहीं है। बिंदु बिचकते हुए कहती है, कुछ बताने की हालत में नहीं है, पर क्यों? अभी भी उसके अंदर का एटीट्यूड कम नहीं हुआ क्या? उतनी ही अकड़ अभी भी भरी है क्या? मुझे लगा इतना बड़ा सुनसान जंगल अकेले पार किया है तो अब तक तो सारी अकड़ निकल गई होगी, पर लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। कायर बिंदु को सब कुछ बता देता है, जो भी शालिनी के साथ हुआ था, ये भी कि शालिनी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। कायर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, बिंदु, हो सकता है कि अगर कल शाम को तुम शालिनी के साथ ग्रेवयार्ड कोठी तक आ जाती तो उसकी यह हालत नहीं होती, वो आज ठीक होती। बिंदु अपने आप पर शर्मिंदा होते हुए कहती है, मुझे क्या पता था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अगर पता होता तो मैं शालिनी को कभी अकेले ग्रेवयार्ड कोठी तक नहीं आने देती। शालिनी कहाँ पर है? मुझे उससे माफी मांगनी है। युग अपने कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, वो मेरे कमरे में है। युग, कायर और बिंदु शालिनी के पास जाने लग जाते हैं। जब वो युग के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शालिनी बड़े ही आराम से युग के बेड पर सो रही थी। शालिनी बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिन से नहीं सोई थी। बिंदु शालिनी को देखते हुए कहती है, शालिनी तो सो रही है, इसे अभी जगाना ठीक नहीं होगा, माफी फिर कभी मांग लूंगी। कायर और युग कुछ नहीं कहते क्योंकि वो दोनों बिंदु की उस हरकत से अभी भी नाराज थे। बिंदु युग की नाराजगी को भांप लेती है और कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ युग, तुमसे ही मिलने आई थी मैं। युग कुछ कहता उससे पहले ही कायर कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ बिंदु। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, क्यों कायर, तुम नहीं रुकने वाले क्या आज यहाँ पर युग के साथ? कायर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं बिंदु, तुम्हें तो पता है ना यहाँ पर वो यक्षिणी घूम रही है, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर रुकने को बोल रही हो। बिंदु हिचकिचाते हुए कहती है, मतलब तुमने युग को परसों रात की बात बता दी कि जब तुम और मैं अरे! बिंदु अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही कायर उसे बीच में रोकते हुए कहता है, हाँ बिंदु, मैंने युग को सब कुछ बता दिया, अब तुम उसे कुछ मत बताओ, चलो अब। युग कुछ नहीं कहता है, वो अपनी नजरें शालिनी पर ही टिकाए हुए था। शालिनी को आराम से सोता हुआ देखकर उसके दिल को थोड़ी ठंडक मिल रही थी।
बिंदु और कायर युग को अलविदा कहकर वहां से जाने लग जाते हैं। अभी वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि बिंदु वहीं पर रुकते हुए कहती है, कायर, मुझे लगता है तुम्हें आज रात यहीं पर युग के साथ रुक जाना चाहिए। कायर बौखलाहट के साथ कहता है, बिंदु ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पर यक्षिणी घूम रही है उस काले साए के रूप में, फिर भी तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। बिंदु झट से कहती है, कायर, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल रही हूँ, बल्कि पता लगा रही हूँ कि मौत ग्रेवयार्ड कोठी में कब आती है। कायर बिचकते हुए कहता है, मतलब बिंदु तुम कहना क्या चाहती हो? बिंदु कायर को समझाते हुए कहती है, मतलब ये कायर कि पिछली रात जब हम दोनों यहाँ पर रुके थे, उस रात न पूर्णिमा थी, न अमावस्या और न ही अष्टमी थी। फिर भी उस काले साए ने हम पर हमला किया था। मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो काला साया आज रात भी हमला करता है क्या? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, बिंदु तुम खुद रुक जाओ ना, मुझे क्यों रुकने को बोल रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? बिंदु बड़े ही प्यार से कहती है, प्यार करती हूँ तभी तो तुमसे बोल रही हूँ कायर, और क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं खुद यहाँ पर रुक जाती, पर तुम्हें पता है ना माँ के बारे में। कायर कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि वो बिंदु के सामने हार गया था। वो जानता था लड़के लड़की के सामने कभी नहीं जीत सकते। लड़कियों को अच्छी तरह पता होता है कि लड़कों से कैसे अपना काम निकलवाना है। बिंदु कायर से अलविदा लेते हुए कहती है, अब मैं जाती हूँ, और हाँ, रात में जो भी हो मुझे फोन करके जरूर बताना। कायर खुद से बड़बड़ाता है, अगर सुबह तक जिंदा रहा तो जरूर बता दूंगा, पता नहीं आज रात क्या होगा, कहीं वो काला साया मुझ पर दोबारा हमला न कर दे। इस तरफ वर्चस्विनी अपने घर के बाहर खड़ी थी और बार बार बेल बजा रही थी, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। वर्चस्विनी ने पुलिस ड्रेस पहनी हुई थी, वो अभी अभी पुलिस स्टेशन से लौट कर आई थी। वर्चस्विनी बहुत थकी हुई लग रही थी। वर्चस्विनी डोर बेल बजाते हुए कहती है, ये कैटलिन दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आखिर ये अंदर कर क्या रही है? एक काम करती हूँ, उसे फोन करके देखती हूँ। इतना कहकर वर्चस्विनी ने अपनी जेब से फोन निकाला ही था कि तभी दरवाजा खुल जाता है, और दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि कैटलिन ने ही खोला था। वर्चस्विनी कैटलिन से पूछती है, इतना वक्त क्यों लगा दिया कैटलिन दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी तुम? कैटलिन हिचकिचाते हुए जवाब देती है, वो मैडम जी, मैं ना, आप अंदर आइए ना। वर्चस्विनी को कैटलिन की बात बहुत अजीब लगती है, पर वो बिना कुछ कहे घर के अंदर आ जाती है। वर्चस्विनी घर के अंदर कुछ ढूंढते हुए कहती है, तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? उसने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया कैटलिन? कैटलिन जवाब देती है, तारा बेटा आपके आने के कुछ देर पहले ही सोई है। वर्चस्विनी तारा के कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहती है, क्या कहा? तारा सो गई, वो भी इतनी जल्दी? इतना कहकर वर्चस्विनी ने तारा के कमरे का दरवाजा खोला ही था कि तभी उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वर्चस्विनी तारा के कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने कैटलिन कमरे की? ये सब क्या है? तारा के कमरे में हर जगह मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां चल रही थी, कहीं टेबल पर, कहीं विंडो पर, तो कहीं फर्श पर। तारा वहीं पर बेड पर सो रही थी। बेड के चारों तरफ भी एक कतार से मोमबत्तियां जल रही थी, जैसे वो एक रक्षा घेरा हो जिसमें तारा को सुरक्षित रखा गया हो। वर्चस्विनी कैटलिन से पूछती है, ये क्या है कैटलिन? कैटलिन बेफिक्री के साथ जवाब देती है, ये सब मैंने तारा के सोने के लिए किया है मैडम जी। वर्चस्विनी बिचकते हुए कहती है, इन मोमबत्तियों का तारा के सोने से क्या लेना देना कैटलिन? कैटलिन जवाब देती है, लेना देना है मैडम जी। आपको पता है आपके जाने के बाद ना तारा बहुत डरी हुई थी, वो बार बार बस एक ही बात बोल रही थी। वर्चस्विनी झट से पूछती है, कौन सी बात कैटलिन? कैटलिन जवाब देती है, तारा कह रही थी उसकी शक्तियां बढ़ गई है, मौत आने वाली है, कई लोग मरने वाले हैं। तारा बार बार बस यही बोले जा रही थी। मैंने उसे सुलाने की बहुत कोशिश करी, पर वो सो ही नहीं रही थी। उसकी बातों से मैं समझ गई थी कुछ तो अजीब है, इसलिए मैंने ये मोमबत्तियां जला दी। आपको तो पता ही होगा मैडम जी, मोमबत्तियां किसका प्रतीक हैं, इसको क्यों जलाया जाता है? वर्चस्विनी कैटलिन को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, किसका प्रतीक है मोमबत्ती कैटलिन? कैटलिन अगले ही पल जवाब देती है, ईश्वर की शक्ति का मैडम जी। मोमबत्ती मधुमक्खियों के मोम से बनाई जाती है और मधुमक्खियों को ईश्वर का संदेशवाहक माना जाता है, इसलिए मोमबत्तियां पवित्र मानी जाती हैं। कैटलिन अपने हाथ में एक मोमबत्ती पकड़े हुए कहती है, मोमबत्ती से प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश को ईश्वर का रूप माना गया है। प्रकाश की तुलना ज्ञान से भी की गई है। कहते हैं जब हम प्रकाश के रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं
तो ईश्वर हमको प्रकाश यानी ज्ञान के रूप में मिलता है। इससे हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। कैटलिन उस मोमबत्ती को फर्श पर लगाते हुए कहती है, हमारे ईसाई धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में मोमबत्तियों का बहुत महत्व है। कहते हैं मोमबत्तियां लगाने से घर में एनर्जी का संतुलन बना रहता है। मोमबत्ती नेगेटिव एनर्जी को दूर कर उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोमबत्तियों से निकलने वाली एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को काटती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी एटमॉस्फेयर में बनी रहती है। सिर्फ मोमबत्ती ही नहीं, उनके रंगों और अलग अलग दिशाओं में लगाने को भी लेकर कई मान्यताएं हैं। वर्चस्विनी बिचकते हुए कहती है, अब मोमबत्ती के रंगों और दिशाओं को लेकर क्या मान्यताएं हैं? कैटलिन जवाब देती है, वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्नि की दिशा दक्षिण होती है, इसलिए घर में मोमबत्ती दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। इससे घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। वर्चस्विनी कैटलिन को टोकते हुए कहती है, कैटलिन, तुम तो मोमबत्ती के रंगों को लेकर कुछ बताने वाली थी ना, ये तो दिशा के बारे में है। कैटलिन तुरंत कहती है, बता रही हूँ मैडम जी, मान्यता है कि पूर्व दिशा में हरे रंग की मोमबत्ती लगानी चाहिए। इससे जिंदगी की गति बनी रहती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा पश्चिम दिशा में सफेद रंग की मोमबत्ती और उत्तर दिशा में काले रंग की मोमबत्ती लगाना अच्छा माना जाता है। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा के कोने में सफेद रंग की मोमबत्ती, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग की मोमबत्ती, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में सफेद रंग की मोमबत्ती लगानी चाहिए। कैटलिन की बातें सुनकर वर्चस्विनी का सिर चकराने लग जाता है। वो उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, बस कैटलिन बस, गलती हो गई मुझसे जो तुमसे पूछ लिया कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। आइंदा तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। कैटलिन चुप हो जाती है। वर्चस्विनी कैटलिन पर शक करते हुए पूछती है, तुम्हें मोमबत्ती के बारे में इतना सब कैसे पता है कैटलिन? कैटलिन जवाब देती है, मैडम जी, आपको पता है ना मैं ईसाई हूँ और हमारे धर्म में तो मोमबत्तियों को लेकर और कई मान्यताएं हैं। मुझे सिर्फ मोमबत्तियों के बारे में ही नहीं और भी कई चीजों के बारे में पता है। मैडम जी, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, वहीं से मुझे ये सब पता चला है। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है, बस कैटलिन को देखते रहती है। कैटलिन वर्चस्विनी से इजाजत लेते हुए कहती है, अब मैं जाऊं मैडम जी, मुझे देर हो रही है। वर्चस्विनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ तुम जा सकती हो, पर हाँ कल सुबह जल्दी आ जाना, मुझे जल्दी पुलिस स्टेशन जाना है, काम है बहुत। कैटलिन कहती है, जी मैडम आ जाऊंगी। इतना कहकर कैटलिन वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वर्चस्विनी तारा को देखने लग जाती है। तारा के बेड के चारों तरफ मोमबत्तियों का जलना वर्चस्विनी को अजीब लग रहा था, इसलिए वो उन मोमबत्तियों को बुझाने का सोचने लग जाती है। वर्चस्विनी पहली मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि कमरे के अंदर की लाइट बंद चालू होने लग जाती है, जिसे देखकर वर्चस्विनी घबरा जाती है। कमरे की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। वर्चस्विनी मनी मन सोचने लग जाती है, ये हो क्या रहा है? कहीं कैटलिन की बात सच तो नहीं थी? कमरे के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है जिसके लिए कैटलिन ने ये मोमबत्तियां जलाई थी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।